हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू एनालाइज द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में बात किया था एजम्पशंस के बारे में कि किस तरीके से हमें लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स के एजम्पशंस कंसिडर करना होंगे वेल एनालाइजिंग और डिजाइनिंग दी आर सिंगली रेनफोर्स्ड डबली रेनफोर्स्ड बीम्स। तो यहाँ पर मैं पहले स्टार्ट करता हूँ एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। देखते हैं वन बाय वन किस तरीके से मैं उन एजम्पशंस का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और डिटरमाइन कर रहा हूँ और एनालिसिस कर रहा हूँ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का। अच्छा, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मीनिंग क्या है? एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मीनिंग ये है कि आपको उसके अंदर कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आने वाला है या कितना स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए, डिजाइन कर रहे हैं आप उसको, इसका मतलब ये होता है कि आपको कितना उसके अंदर कंक्रीट डालना है, क्या सेक्शंस के साइज रखना है, क्या स्टील ग्रेड डालना है, क्या नंबर ऑफ बार्स स्टील के डालना है, वो सभी पार्ट होते हैं डिजाइनिंग का। पहले मैं बात करूँ एनालिसिस का, मतलब कोई भी कंक्रीट सेक्शन है जिसके अंदर आपने कुछ गिवन अमाउंट ऑफ स्टील डाला है, कुछ गिवन अमाउंट ऑफ कंक्रीट डाला है, मतलब कोई गिवन डायमेंशन का हमारे पास आरसीसी सेक्शन है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट है वो हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि आपका कंक्रीट कितने कंप्रेसिव फोर्स ले रहा है, आपका स्टील कितना टेंसाइल फोर्सेस ले रहा है, कितना उस सेक्शन का रेजिस्टेंस है, उस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया जा सकता है, वो आपका पार्ट हो जाएगा एनालिसिस का। या फिर अभी थोड़ा सा इसका अपोजिट में बोलूँ तो आपके बीम के ऊपर यदि इतना लोड आ रहा है तो उसको कितने साइज का डायमेंशन का साइज रखना है, कितना अमाउंट ऑफ स्टील डालना है, स्टील नंबर ऑफ बार्स डालना है, वो पार्ट हो जाता है डिजाइन का। पहले हम उसको चीज़ों को एनालाइज करके देखते हैं कि हम किस तरीके से उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ एनालिसिस की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर एक आरसीसी सेक्शन। ये मेरे पास एक आरसीसी सेक्शन है। आरसीसी सेक्शन है मतलब यहाँ पर एक बीम सेक्शन लिया है जिसके अंदर मैंने सपोज कुछ अमाउंट ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, सपोज मैंने 3 स्टील रेनफोर्समेंट डाला हुआ है। कंक्रीट जो है ये पूरा कंक्रीट प्रेजेंट है, आरसीसी सेक्शन इसलिए हम कहते हैं। इस सेक्शन की जो विड्थ है वो हम दे देते हैं, वो बी है। इस सेक्शन का जो इफेक्टिव डेप्थ है उसे हम कह देते हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी जो है वो ये रहा। ठीक है, समझने की कोशिश करता हूं कि डेप्थ इफेक्टिव ही क्यों ली जाती है कैलकुलेशन में। देखिए, एक डेप्थ तो ये हो गई पूरी ग्रॉस डेप्थ, फ्रॉम द टॉप ऑफ सेक्शन टू द बॉटम ऑफ सेक्शन इज कॉल्ड ग्रॉस डेप्थ। एक डेप्थ होती है मेरे पास इफेक्टिव डेप्थ। ये जो स्मॉल डी मैं यहाँ बना रखा हूँ इसे मैं कहूँगा इफेक्टिव डेप्थ। क्यों इफेक्टिव डेप्थ? क्योंकि जो डेप्थ है वो यहाँ तक ही इफेक्टिव है। क्योंकि आप देखेंगे मैंने एक एजम्पशन आपको पढ़ाया था, एजम्पशन नंबर 4, ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस विल बी टेकन बाय ओनली स्टील। ये हमने हमारे पिछले वीडियो में बात किया था एजम्पशन नंबर 4 की। मतलब जितना भी टेंशन आने वाला है वो इस स्टील रेनफोर्समेंट तक ही आने वाला है। इसके नीचे का जो कंक्रीट है वो मेरे लिए यूजलेस है। एरिया ऑफ कंक्रीट आई इग्नोर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, देन व्हाई टू कंसीडर द डेप्थ अप टू द ग्रॉस डेप्थ? आई शुड कंसीडर डेप्थ अप टू द स्टील रेनफोर्समेंट ओनली, राइट? तो यहाँ तक ही मेरे पास क्या होना चाहिए, ऑल द कैलकुलेशंस किए जाना चाहिए। तो क्या मैं इतनी नीचे की डेप्थ हटा दूं, इतनी प्रोवाइड ना करूं? नो, आई हैव टू प्रोवाइड। व्हाई? बिकॉज जो स्टील रेनफोर्समेंट है दैट कैन नॉट बी केप्ट ओपन टू द एटमॉस्फेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, तो वो स्टील रेनफोर्समेंट के कांटेक्ट में आएंगे और एयर, वाटर, एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर। तो क्या हो सकता है, आपका स्टील रेनफोर्समेंट कोरोड हो सकता है। एंड वंस द स्टील रेनफोर्समेंट कोरोड देन व्हाट विल हैपन, सेक्शन में फेल। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कवर प्रोवाइड करना होता है। इसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव कवर, यहाँ जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ये चीज मैंने बना दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस की। तो ये हो गया यहाँ कहीं पर आपका न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, हमारा एजम्पशन नंबर 1 क्या था? आप यदि हमारा पिछला वीडियो देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो एजम्पशन नंबर 1 की बात की थी वो क्या बात किया था। मैंने एजम्पशन नंबर 1 में बात किया था, द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग, दैट मीन्स द स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर। तो फ्रॉम एजम्पशन नंबर 1 मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, स्ट्रेन वेरिएशन इस लीनियर का फिगर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रेन वेरिएशन जो है वो लीनियर है और वो कुछ इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। सो स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर। तो ये हो चुका स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या बताया था इसके बाद? मैंने ये बात किया था
कि एजम्पशन नंबर 2 की। एजम्पशन नंबर 2 क्या था मेरे पास? एजम्पशन नंबर 2 था द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द कंक्रीट कैन बी टेकन एज 0.0035। ये ले लिया मैंने मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन 0.0035। ठीक है, उसके बाद आप यदि एजम्पशन नंबर 5 देखेंगे पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर कितना स्ट्रेन लिया था स्टील रेनफोर्समेंट में? वो स्ट्रेन मैंने लिया था 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाय ES। ES क्या होता है? ES होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल वी कैन से, क्योंकि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। FY क्या है? इट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, वी कैन से द ग्रेड ऑफ स्टील। तो ये हो चुका है मेरा एजम्पशन नंबर 1, एजम्पशन नंबर 2, एजम्पशन नंबर 5 की बातें। ठीक है, उसके बाद मैंने बात किया था आपका एजम्पशन नंबर 3। व्हाट वाज आवर एजम्पशन नंबर 3? एजम्पन नंबर 3 था यहाँ पर कि जो स्ट्रेस ब्लॉक आपको लेना है, द स्ट्रेस ब्लॉक फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द स्ट्रेन। सपोज ये आपका स्ट्रेन है 0.002 लेवल का, तो आप यदि यहाँ से इसको इस फैशन में देखते हैं, सो फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002 द स्ट्रेस ब्लॉक इज पैराबोलिक एंड देन इट इज रेक्टेंगुलर। तो आप देखेंगे यहाँ तक क्या है, ये पैराबोलिक है अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002 तक, और उसके बाद क्या है, ये स्ट्रेट और क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पर स्ट्रेस कितना अवेलेबल था मेरे पास एजम्पशन नंबर 3 में? दैट वी हैव फ्रॉम एजम्पशन नंबर 2 एंड एजम्पशन नंबर 3 0.446 FCK। ये क्या है 0.446 FCK? ये 0.446 FCK है द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन दी स्ट्रक्चर। ये हमने हमारे पिछले वीडियो में बात किए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या बात किया था? ऑल द टेंसाइल फोर्सेस विल बी टेकन बाय स्टील। यहाँ पे कहीं पे स्टील रेनफोर्समेंट पर टेंसाइल फोर्सेस लग रहे होंगे, उसकी बात अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेक्शन को एनालाइज करना स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ये मैं मान रहा हूँ कितनी हो गई, ये हो गई सपोज आपकी x2, ये मैं मान रहा हूँ ये हो गई सपोज आपकी x1। तो x1 है, x2 है। ठीक, x1 x2 आ गई। अब हमें क्या करना है, x1 x2 निकालने के बाद x1 x2 यहां पर हमने निकाल लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने रेशो लिया। सिमिलर ट्रायंगल देखते हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल कैन आई राइट 0.0035 डिवाइड बाय, ये पूरा क्या है हमारे पास टोटल इस इफेक्टिव, ये जो है वो है हमारे पास डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU। फ्रॉम टॉप टू द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ इज कॉल्ड XU, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया XU। और x1 प्लस x2 किसके बराबर है? XU के बराबर है। तो यहां पर मैं क्या लिखा हूं, सिमिलर ट्रायंगल से 0.0035 डिवाइड बाय टोटल क्या हो गया XU इज इक्वल टू, यहां पर देखते हैं क्या लिख दूं मैं, 0.002 डिवाइड बाय कितनी डिस्टेंस हो गई है x2। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। अब क्या करना है, x2 का वैल्यू में निकाल दो इन द टर्म्स ऑफ XU। सो इन द टर्म्स ऑफ XU द वैल्यू वी हैव 4/7 ऑफ XU। तो ये मेरे पास आ चुका है किसका वैल्यू, x2 का। ठीक है, अब क्या करें, ये x2 का वैल्यू आ चुका है मेरे पास 4/7 ऑफ XU। टोटल x1 प्लस x2 किसके बराबर है, XU के। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या लिख दूं, सिंस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू XU। इसका मीनिंग क्या हो चुका है, यहां से मैं x1 निकाल लेता हूं, दैट इज 3/7 ऑफ XU, क्योंकि x2 इन द टर्म्स ऑफ XU 4/7 है। तो यहां पर मुझे किसकी वैल्यू मिल चुकी है, यहां पर वैल्यू मिल चुका है मुझे x1 का। चलिए x1 आ चुका है, x2 आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स की मैं बात करता हूँ। तो कंप्रेसिव फोर्स यदि आप देखेंगे तो आपके पास ये स्ट्रेस ब्लॉक है जो कि कंप्रेसिव फोर्स बता रहा है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अबो द न्यूट्रल एक्सिस आपके पास क्या आने वाले हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस आने वाले हैं। बिलो द न्यूट्रल एक्सिस पर आपके पास क्या आने वाले हैं,
आपके पास टेंसाइल फोर्सेस आने वाले हैं। अबव द न्यूट्रल एक्सिस ऑल द कंप्रेसिव फोर्सेस विल बी टेकन बाय कंक्रीट, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस ऑल द टेंसाइल फोर्सेस विल बी टेकन बाय स्टील। तो कंक्रीट कितना कंप्रेसिव फोर्स ले रहा है वो हम निकालना चाहते हैं। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू टोटल एरिया के। यहाँ पर स्ट्रेस कितना है 0.446 FC के इनटू एरिया। ये एरिया क्या है, इर्रेगुलर इन शेप है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, दो पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, एनालिसिस ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस की बात कर रहा हूं। एनालिसिस ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस, क्या बात कर रहा हूं मैं एनालिसिस ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस के लिए, कि मेरे पास इर्रेगुलर फिगर है तो उसको मैं क्या कर रहा हूं, फिगर 1 फिगर 2 में डिवाइड कर रहा हूं। तो ये मेरा हो गया सपोज, इसको मैंने मान लिया 1, इसको मान लिया पैराबोलिक को 2। तो मैं मान रहा हूं कि 1 के कारण यहां पर कंप्रेसिव फोर्स C1 लग रहा होगा, 2 के कारण कंप्रेसिव फोर्स C2 लग रहा होगा। कंप्रेसिव फोर्स C1 का क्या वैल्यू हो जाना चाहिए, C1 का वैल्यू होना चाहिए स्ट्रेस इनटू ये रेक्टेंगुलर एरिया। स्ट्रेस कितना हो जाएगा 0.446 FC के हो गया, ये तो हो गया स्ट्रेस का वैल्यू। एरिया बताइए, एरिया कितना आ रहा है, एरिया देखते हैं यहाँ पर, ये रहा बीम का एरिया B इंटू ये डेप्थ कितना है x1 के बराबर है, सो B इंटू x1। तो ये हो गया आपका C1 का वैल्यू B इंटू x1। ठीक है, आपको एरिया लेना है बीम का, तो यहाँ पर ये हो गया B विड्थ और डेप्थ यहाँ तक की चाहिए आपको, ये डेप्थ कितनी है x1, तो B इंटू x1 लिख दिया मैंने। x1 का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इन द टर्म्स ऑफ xu दैट वी हैव 3/7 ऑफ xu। सो C1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.446 FC के B इंटू 3/7 ऑफ xu। चलिए, ये मेरे पास वैल्यू किसका आ चुका है, ये वैल्यू मेरे पास आ चुका है C1 का। अब मैं क्या करता हूं, C2 की वैल्यू की बात करता हूं। तो यहां पर C2 हम निकालते हैं, C2 फोर्स। C2 फोर्स देखते हैं, C2 किस पे लग रहा है, पैराबोला का। तो पहला फिगर मेरा रेक्टेंगुलर था, तो रेक्टेंगुलर एरिया इंटू स्ट्रेस कर दिया। दूसरा जो फिगर है वो पैराबोलिक है, तो एरिया ऑफ पैराबोला इंटू स्ट्रेस 0.446 FC के। पैराबोला का एरिया कितना होता है, पैराबोला का एरिया होता है 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, पहले तो मैं स्ट्रेस लिख देता हूँ, स्ट्रेस विल बी 0.446 FC के। ये हो गया आपका स्ट्रेस इनटू एरिया क्या है, यहाँ का एरिया देख लेते हैं। एरिया देखिए, ये एरिया यहाँ पर, ठीक है, तो ये है B इंटू डेप्थ है x2, B इंटू xu। तो B इंटू xu किसका हो गया, ये हो गया उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का, मतलब इतने पोर्शन का, यहां से लेके इतने का। लेकिन इसमें पैराबोला है तो रेक्टेंगल का 2/3 हम लेते हैं। जैसे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जैसे आपके पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये डेप्थ कितनी है आपकी A है और ये डेप्थ कितनी है, मतलब ये डायमेंशन B है सपोज, और आपके पास जो पैराबोला है वो इस तरीके से है। तो यहां पर ये जो एरिया होगा, ये है पैराबोला आपका, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 2/3 A इंटू AB, और ये जो स्पैंड्रल है, इसको स्पैंड्रल कहेंगे, उसका जो एरिया होगा दैट विल बी 1/3 ऑफ AB। मतलब रेक्टेंगल का 2/3 एरिया ऑफ पैराबोला, रिमेनिंग फॉर स्पैंड्रल। तो यहाँ पर मेरे पास ये पैराबोला है, तो 2/3 में लगा दूं एरिया, कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ B इंटू x2 लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 4/7 ऑफ xu। तो मेरे पास ये किसका वैल्यू आ चुका है, ये वैल्यू मेरे पास आ चुका है C2 का। चलिए, C2 भी हो चुका है, C हो चुका है, C2 हो चुका है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाल दूं मैं यहाँ पर। टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स टेकन बाय कंक्रीट विल बी इक्वल टू C एंड दैट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2, टोटल कंप्रेसिव फोर्स। तो यहाँ पर आप C1 प्लस C2 को ऐड करेंगे तो आपको इन द टर्म्स ऑफ XU एक इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इक्वेशन विल बी
0.36 FC के B इंटू XU के बराबर होगी। सो दिस इज द टोटल कंप्रेसिव फोर्स दैट वी हैव इन आर कंक्रीट सेक्शन। ये कंप्रेसिव फोर्स है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में। अच्छा, मैं इसको सिंगली रेनफोर्स्ड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो मैंने स्टील बार्स प्रोवाइड किए हैं वो बॉटम ऑफ दी बीम में प्रोवाइड किए हैं। यदि मैं टॉप में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ देन आई शुड कॉल डबली रेनफोर्स्ड बीम। अभी फिलहाल में मैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए इंटरेस्टेड हूँ तो उसकी बात कर रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डबली ऑल्सो इन कमिंग लेक्चर्स। अभी फिलहाल में टारगेट है हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पर। तो ये हो गया सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में टोटल कंप्रेसिव फोर्स विच इज इक्वल टू 0.36 FC के B इंटू XU का। इसमें आगे देखता हूं कि देखिए मुझे लोकेशन पता है C1 का कि C1 कहाँ लग रहा है। C1 टॉप से एट अ डिस्टेंस ऑफ A1 लग रहा है और ये जो A1 है इसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम द टॉप वो है, अच्छा टोटल कितना है रेक्टेंगल का साइज, डेप्थ x1। तो A1 जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा x1/2 पर। मतलब x1 जो था वो है मेरे पास 3/7, मतलब ये लग रहा है मेरा 3/14 ऑफ XU पर। ये हो चुका है C1 का डिस्टेंस कि C1 इतनी डिस्टेंस पर लग रहा है टॉप फाइबर से। C2 कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है वो हम निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, देखते हैं। ये जो C2 है वो यहाँ से यहाँ तक लग रहा है और वो डिस्टेंस है सपोज A2 टॉप फ्रॉम टॉप फाइबर। कितना हो जाएगा? वो A2 जो होने वाला है वो A2 फ्रॉम टॉप फाइबर टू द डिस्टेंस ऑफ कंप्रेसिव फोर्स C2 हो जाएगा x1 प्लस पैराबोला का सीजा कितने पे लाई करता है? पैराबोला की जो CG है वो लाई करती है 3/8 ऑफ डेप्थ पर। तो यहाँ पर A2 जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए x1 प्लस 3/8 ऑफ x2 पर। ये x2 था उसका 3/8 इतना हुआ प्लस उसमें x1 हमने ऐड कर दिया है, ये x1 प्लस 3/8 ऑफ x2, ये हो गया पूरा A2। मतलब फ्रॉम टॉप फाइबर से A2 डेप्थ पर आपका C2 लग रहा है तो A2 को हम इन द टर्म्स ऑफ इफ यू वांट 3/7 ऑफ XU प्लस 3/8 ऑफ 4/7 ऑफ XU हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4/7 ऑफ XU। तो मेरे पास A1 आ चुका है कि कितनी डिस्टेंस पर C1 लगता है, मेरे पास A2 आ चुका है कि कितनी डिस्टेंस पर C2 लगता है। लेकिन मुझे C1 की वैल्यू पता है कि C1 कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, C2 की वैल्यू पता है कि वो कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है। मुझे कंबाइंड फोर्स की डिस्टेंस नहीं पता, उसकी वैल्यू पता है कि 0.36 FC के B इंटू XU है। लेकिन ये पूरी इस जगह पर फ्रॉम टॉप फाइबर्स लेकिन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तक किस जगह पर लग रहा है ये मुझे नहीं पता है। क्या मैं इसकी CG निकाल सकता हूँ कि ये कहाँ पर लगने वाला है? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। वो हम कैसे निकालेंगे? मैं मान रहा हूँ कि वो x बार डिस्टेंस पर लग रहा होगा फ्रॉम द टॉप। फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? C1A1 प्लस C2A2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में हम मेरे पास C1 भी है, मेरे पास C2 भी है, A1 भी है, A2 भी है। ये सभी वैल्यूज हम क्या रखने वाले हैं? इस इक्वेशन में रख देते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मुझे वैल्यू मिलता है x बार का, दैट इज इक्वल टू 0.42 XU। तो ये हमें वैल्यू मिल चुका है यहाँ पर x बार का कि जो x बार है वो कितने पे लगने वाला है? 0.42 XU फ्रॉम दी टॉप से लगने वाला है। तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ ये मुझे मिल चुका है किसका वैल्यू? x बार का। अच्छा, अलग से फिगर बना के मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये लग रहा होगा। ये आपका क्या था? स्ट्रेस ब्लॉक था और कुछ इस तरीके से ये क्या था? पैराबोलिक था अप टू दी स्ट्रेन ऑफ 0.002 एंड देन इट वाज रेक्टेंगल। तो ये यहाँ तक सपोज मैं मान रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल है और ये पैराबोलिक है। उसके बाद ये आपका क्या था? स्टील रेनफोर्समेंट का पॉइंट था। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपका यहाँ कहीं पर क्या लग रहा है? C1 लग रहा था, यहाँ पर C2 लग रहा था। आपका जो C लगने वाला है वो टॉप से 0.42 XU पर लगने वाला है, वो यहाँ कहीं पर लग रहा होगा। यह है आपका C।
तो ये जो डिस्टेंस है उसकी टॉप फाइबर से, वो डिस्टेंस अभी हमने निकाली है विच इज इक्वल टू 0.42 ऑफ XU। तो ये हो चुका है मेरे पास इस तरीके सा फिगर जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स बता रहा है। अच्छा, अभी तक मैंने जो बात किया वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बात किया? एनालिसिस ऑफ कंप्रेसिव फोर्स का। बात करता हूं एनालिसिस ऑफ टेंसाइल फोर्स की। तो देखते हैं हम यहां पर एनालिसिस ऑफ टेंसाइल फोर्स कि किस तरीके से हम टेंसाइल फोर्स को निकाल सकते हैं। तो जब आप टेंसाइल फोर्स निकालना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? टोटल टेंसाइल फोर्स T इज इक्वल टू स्ट्रेस इन द स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील। तो यहां पर आप देखिए ये जो स्टील रेनफोर्समेंट मैंने लिया है, मैं मान रहा हूं इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टील रेनफोर्समेंट का वो है AST। टोटल एरिया ऑफ स्टील इज AST। और स्टील में स्ट्रेस कितने होते हैं? ये हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे बात किया था। स्टील में स्ट्रेस होते हैं 0.87 इंटू FY के। 0.87 FY क्या है हमारे पास? स्ट्रेस इन स्टील। तो यहाँ पर ये हो चुका है आपके पास स्ट्रेस इन स्टील 0.87 इंटू FY। अच्छा, ये 0.87 कहाँ से आया? तो 0.87 आया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। FY उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है? 1.15। तो यदि आप लिखते हैं FY डिवाइड बाय 1.15 तो आपको वैल्यू मिल जाती है 0.87 FY इंटू यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं? एरिया ऑफ AST, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट दैट वी हैव AST। तो मुझे क्या मिल चुका है? टोटल एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट मिल चुका है। आपको नोटिस करना चाहिए मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव फोर्स है, कौन लेगा? कंक्रीट लेगा। मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ टेंसाइल फोर्स है, कौन लेगा? स्टील रेनफोर्समेंट लेगा। मुझे इस कंप्रेसिव फोर्स की लोकेशन मालूम है कि ये बीम में टॉप फाइबर से 0.42 XU पर लगने वाला है, लेकिन ये कहाँ पे लगने वाला है? टोटल टेंसाइल फोर्स ये लगने वाला है CG ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट पर। मतलब यहाँ पर यदि मैंने स्टील यहाँ प्रोवाइड कर रखा है तो अलोंग द लेंथ ऑफ बीम ये क्या लगने वाला है? यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगने वाला है। अच्छा, ऊपर कंप्रेसिव फोर्स यदि आप इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं तो टेंसाइल फोर्स इस डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। ठीक है, आप यदि कंप्रेसिव फोर्स को उस डायरेक्शन में शो करते हैं तो टेंसाइल को इस डायरेक्शन में वैल्यू शो कर सकते हैं। T का वैल्यू कितना आ चुका है? T टोटल टेंसाइल फोर्स का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 0.87 FY इंटू AST। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो मैंने सेपरेट फिगर बनाया था वहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मेरे पास टोटल टेंसाइल फोर्स की जो वैल्यू है वो T है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है? T इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST है। यहाँ पर टोटल कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू लिख देता हूँ 0.36 FCK B इंटू क्या है? XU है। ठीक है, टोटल C हो गया, टोटल T हो गया। मेरा टारगेट क्या था? मैं इसको एनालाइज करना चाहता था सेक्शन को। मुझे एक सेक्शन ऑलरेडी दिया है जो कि डिजाइंड है, उसके अंदर ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिजाइंड है, उसके अंदर क्या है? उसका डेप्थ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एवरीथिंग इज डन, एरिया ऑफ स्टील आल्सो डिजाइन। मुझे करना क्या था? इसको एनालाइज करना था कि सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना है, कितना ये मोमेंट कैरी कर सकता है, कितना कंप्रेसिव फोर्स कैरी कर सकता है वो मैंने निकाल दिया, कितना टोटल टेंसाइल फोर्स कैरी कर सकता है वो मैंने निकाल दिया स्टील लेवल पर, ये कितना मोमेंट रजिस्ट कर सकता है दैट वी वांट टू एनालाइज हियर। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं उसको क्या लिख रहा हूँ? MOR, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। किधर? इन द कंप्रेशन जोन। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? C, मतलब इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, उसके बाद आप निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किधर? इन टेंशन जोन। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया T। अच्छा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन क्या होना चाहिए? देखते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर यदि एक बात नोटिस करें तो कंप्रेसिव फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, टेंसाइल फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा है सेक्शन पर अबव एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या हो रहा है? दे आर डेवलपिंग वन कपल, और ये कपल का वैल्यू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर आप देखेंगे दोनों के बीच का ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है?
क्या वो निकाल दूं मैं? देखिए इस पूरे सेक्शन की जो इफेक्टिव डेप्थ थी वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो कितनी थी? स्मॉल डी। स्मॉल डी में से यदि 0.42 XU में हटा दूं तो कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच की मुझे क्या पता लग जाएगी? डिस्टेंस, जिसे मैं नाम दे देता हूं लीवर आर्म। सो लीवर आर्म की वैल्यू कितनी हो गई? दो फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस, इफेक्टिव डेप्थ माइनस 0.42 XU हो चुका है। चलिए इतना मुझे क्लियर हो चुका है। अब ये लीवर आर्म फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीवर आर्म विल बी द मोमेंट। तो यहां पर यदि आप कंप्रेशन जोन में निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। यहां पर निकाल रहे हैं तो टोटल टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या है वो मैं निकाल चुका हूं, दैट वी हैव 0.36 FCKB इनटू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU। लीवर आर्म क्या है? लीवर आर्म है D माइनस 0.42 XU। टेंसाइल जोन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यदि निकालना चाहते हैं तो टोटल टेंसाइल फोर्स क्या है मेरे पास? 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU। तो दोनों के लिए लीवर आर्म तो सेम है, फोर्सेस की वैल्यू हमने क्या कर दी है? चेंज कर दी है। तो ये मेरे पास जो फॉर्मूले बने हैं, ये पहला फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए इन दी कंप्रेशन जोन, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए इन टेंशन जोन। तो कंप्रेशन जोन एंड टेंशन जोन दोनों तरह ही हमने क्या निकाल दिया है? हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वेशंस निकाल दिया है। और आप चाहे ये वाली इक्वेशन सॉल्व करिए या चाहे ये वाली इक्वेशन सॉल्व करिए, आपको पूरे सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है सेम मिलने वाला है। तो दोनों इक्वेशन से हमें सेम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये पूरा पिक्चर था कि किस तरीके से हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर लीवर आर्म कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालते हैं, किस तरीके से हम उसमें टोटल टेंसाइल फोर्स निकालते हैं, किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं कंप्रेशन जोन में, किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं टेंशन जोन में। सो आई होप यू पीपल हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।